नमस्कार, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे। भागवत गीता का जो ज्ञान उन्होंने दिया वो अद्वितीय है। यह मानव जीवन को कर्मवाद से जोड़कर एक मार्ग प्रशस्त करती है, जिस सतमार्ग पर चलकर अपने जीवन में सफलताएं पाई जा सके। गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन मंदिर के साथ मिलकर स्कूल शिक्षा विभाग गीता महोत्सव के तहत एक प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। अलग अलग श्रेणी की प्रतियोगिता चल रही है। वहीं आइए हम भागवत गीता के श्लोकों का वाचन करें, उसका अध्ययन, मनन और चिंतन करें। वह भागवत गीता में लोगों की रुचि बढ़े, इस दृष्टि से जो हमने अभियान चलाया है उसका हिस्सा भी बने। जय श्री कृष्ण। मुझे इस बात का आनंद भी है और ये हमारी सनातन धर्म की अद्वितीय घटना है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा ग्रहण करने हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे आए और उज्जैन में आचार्य सांदीपनि जी से उनने शिक्षा ग्रहण की और ज्ञात इतिहास में अपने मुख से महाभारत जैसे भीषण युद्ध के समर में भी शास्त्र सम्मत मार्ग दिखाते कर्मवाद की शिक्षा देने का जो उनने अद्वितीय एक अप्रतिम प्रयास किया है और भगवत गीता का उनके मुख से एक तरह से दुनिया को वो जो देन दी है अद्वितीय है। इस पवित्र पुस्तक के माध्यम से ये एक शास्त्र बना और इसके आधार पर दुनिया भर के आज तक 5000 साल में कई विद्वानों के, ऋषि मुनि, शंकराचार्य, महंत, महामंडलेश्वर, सामान्य जन, हर जन के मन में जिज्ञासा भी होती है और समाधान भी मिलता है। गीता की विशेषता है, गीता कब सुगीता बन जाती है ये अपने आचरण से, व्यवहार से, धारण करने से ऐसे कई अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसे में जो मानवता के जीवन को कर्मवाद से जोड़ करके सीधे सीधे हमारे जीवन में एक मार्ग प्रशस्त करती है, जिस सदमार्ग के आधार पर अपने जीवन की सफलताएं पाई जा सके। ऐसे में हमने प्रयास किया गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन के साथ मिलकर के स्कूल शिक्षा विभाग गीता जयंती पे जो बच्चे रुचि रखते हैं उनकी प्रतियोगिता करा करके अलग अलग श्रेणी की प्रतियोगिता चल रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आइए गीता के श्लोक का वाचन करें, उसको अध्ययन मनन चिंतन करें और गीता में लोगों की रुचि बढ़े। इस दृष्टि से गीता जयंती पर ये जो हमने एक एकेडमिक अभियान चलाया है इसका हिस्सेदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। छत्तीसगढ़ के सुकमा मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सुकमा में सुरक्षा बलों को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं सुरक्षा बलों के जवानों को मैं बधाई देता हूं। सुरक्षा बल के जवान बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्र में जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का जो अभियान चलाया है निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। बस्तर जल्द ही नक्सल मुक्त होगा और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। सुकमा में एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल के जवान बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का, नक्सली उन्मूलन करने का जो अभियान चलाया है निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है और बहुत जल्दी हमारे सुरक्षा बलों के मेहनत से, बहादुरी से बस्तर हमारा नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में शांति होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। सुकमा एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सुकमा मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए हैं, उनके शव बरामद हो गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोंच भी नहीं आया है। 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हम सबको देखने मिल रहा है।
अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि सुकमा जिले के दक्षिणी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे। ऑपरेशन के लिए डीआरजी बल को भेजा गया था। आज 22 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे डीआरजी और नक्सलियों के बीच कई बार गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद जब इलाके की तलाशी ली गई तो 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। आसपास के इलाकों में अभी भी तलाशी जारी है। जिला सुकमा के दक्षिण क्षेत्र में माओवादियों की कोंटा एम किस्टारा मेरी कमेटी कैडर्स की उपस्थिति तथा पीएलजी प्लेटून नंबर 4 एम 8 के माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी एम सीआरपीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज दिनांक 22 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार डीआरजी टीम या माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे और AK-47 SLR इंसास जैसा ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक काफी हथियार बरामद की गए थे। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सीआरपीएफ टीम से हम डीआरजी का अतिरिक्त बल रीइंफोर्समेंट के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के उपरांत हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। अभी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है, जैसे कार्रवाई अभी लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। सर्चिंग उपरांत फिर हम विस्तार से और जानकारी बता पाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और महासचिव प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के नेता हमेशा अडानी का बचाव करते रहे हैं। बीजेपी सरकार हम दो हमारे दो वाली नीति पर चल रही है। जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस दर्ज हुए हैं, ये वे सब नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को देश का सारा धन दिया जा रहा है। यह बात अब साबित होने लगी है। जिस तरह से अडानी का शेयर बढ़ा है और जनता को भ्रमित किया गया है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। बार बार जिस मुद्दे को उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर देश पे काबिज हुए और उन्होंने सिर्फ विकास किया हम दो हमारे दो। लगातार राहुल जी इस बात को देश की जनता की मूल भावना से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में मोनोपाली चल रही है, मोनोपाली, और सिर्फ कुछ लोगों को देश का सारा धन दिया जा रहा है। ये एक बार फिर साबित हुआ। साथियों, आपको याद हो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें भारत के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को शेयर में मैनिपुलेशन के साथ लूटा गया था। जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियों से भारत में पैसा आया गया और उन्हीं कंपनियों से अडानी जी के शेयर का मार्केट बढ़ाया गया खरीद के, और अल्टीमेटली इस पूरे षड्यंत्र में जनता को लूटने का एक कुचक्र रचा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी मिलीभगत थी, नरेंद्र मोदी जी की भी मिलीभगत थी। ये बिजली कंपनियां हैं, इनके ऊपर जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके पीछे एक बहुत ही पक्की और एक एविडेंस अमेरिका की FBI ने पकड़ी। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है किस किस अधिकारी ने कितना पैसा लिया है, कब कब वो पैसा गया है और किस लिए वो पैसा गया है। इसका पूरा खुलासा FBI ने करा है। और ये एक बात सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अमेरिका कहां से आ गई बीच में। जब बिजली वो हमारे देश के अंदर कंपनियां महंगे रूप से खरीद रही है, करप्शन हुआ है, लेकिन अमेरिका कैसे आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल जनता पूछ रही है और बहुत सारे मेरे पत्रकार बंधुओं ने भी पूछा। क्योंकि वो पैसा जो ऋण लिया था, जो बॉन्ड इश्यू हुए थे, वो अमेरिका की जनता का पैसा था, अमेरिका की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था। इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन FBI ने करा
रेड करी और इनके जो भतीजे हैं उनके मोबाइल फोन और उनके जो दस्तावेज मिले हैं उसके अंदर सारा खुलासा हुआ है कि इन कंपनियों को जो भारतीय जनता पार्टी के शासक राज्य हैं और यहाँ तक कि भी जहाँ गवर्नर रूल लगा हुआ था जम्मू और कश्मीर के अंदर, वहां के अधिकारियों को पैसा दिया गया और महंगी बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रदीप पटेल को 19 नवंबर से हिरासत में लेकर स्थायी जेल सामुदायिक भवन में रखा गया था, जहां आज लगभग 8 बजे उन्हें स्थायी जेल से रिहाई मिली, लेकिन दोबारा से विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार करते हुए व्रजवाहन से ले जाया जा रहा है। बता दें कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल रीवा के स्थायी जेल से रिहा होने के बाद तुरंत देवरा महादेवन शिव मंदिर मऊगंज के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जैसे ही वे लगभग 9:30 बजे के आसपास देवरा महादेवन मंदिर पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के काकेड़ में संकुल स्रोत केंद्र के ग्राम पंचायत पोरहोंड्री आश्रित ग्राम माड़कट्टा में 3 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जहां स्पर्धा में संकुल के 13 प्राथमिक शाला और 3 माध्यमिक शाला के बच्चों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल व सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। हमारे पुरुंडी के आश्रित गांव माड़कट्टा के इस पावन धरा में उपस्थित हमारे अतिथि के रूप में सम्मानीय सुखीराम शेंडे जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष, और हमारे बीच में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री भंजन सिंह इके जी और हमारे छोटे बोरीली के सरपंच प्रतिनिधि श्री रजमुराम मंडावी जी और ग्राम पटेल, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मामा सुखनाथ नरेटी जी और हमारे बीच में उपस्थित मेरे सम्मानीय साथी बसंत धुरवा जी, धनु जी कोआची जी और आटेकाम सर, हमारे बीच में 4 गांव के वरिष्ठ नागरिक विजय कुलदीप और वहां के गायिका भी हैं, और सम्मानित मंच और हमारे सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाएं और इस ग्रामीण जन और हमारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग 3 दिवसीय बाल क्रीड़ा खेल प्रतियोगिता में लगभग 16 स्कूलों में शामिल हुए और इसमें माध्यमिक और प्राथमिक स्तर में बच्चों ने बहुत अच्छा शारीरिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें सभी स्तर के बच्चों ने अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हुए इस खेल को संपन्न किए। इस खेल के आयोजन को संपन्न कराने के लिए हमारे पंचायत जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ शिक्षक एवं हमारे भूतपूर्व शिक्षक सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमारे खेल बिना किसी विघ्न बाधा के बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। हमारे इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री ठाकुर सर, कविता श्री बिहारी सर जी एवं हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री टेकाम सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सबके मतलब आदेशानुसार बहुत अच्छे से संपन्न किया, ताकि वहाँ पर हमारे घोषक महोदय नाथ सर बहुत ही अच्छे इस मंच का संचालन किए और 3 दिवसीय हमारा खेल जो रहा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विघ्न बाधा के बहुत अच्छे संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपने इस तरह से हम छोटे छोटे कार्यक्रम करें, बच्चों का एक प्रतिभा का आगे बढ़ाते हैं। अभी इसके बाद ब्लॉक स्तर होनी है, वहाँ भी हमारे बच्चे आते हैं। हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के बच्चे हैं हमारे क्षेत्र में। ये इसी क्योंकि हम शुरुआत यही से कर रहे हैं, स्कूल से कर रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चे लोग स्कूल आते हैं, जो बच्चे स्कूल में आए वो भी आते हैं और उनके प्रतिभाओं का विकास होता है। इससे हम लगातार कोविड वायरस को छोड़ करके हर साल हमारे क्षेत्र में हम लोग इस तरह से बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करते रहते हैं। चल कुछ आज
बड़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पुरनी पंचायत के पुरनी ग्राम के अंतर्गत माड़कट्टा में हमें संकुल स्तरीय 2 दिवसीय खेल में शामिल होने का अवसर मिला और बड़ा ही जोश और जुनून के साथ यहाँ बच्चे खेल रहे थे और ग्रामवासी भी बड़ा उत्साह के साथ थे। तो हम यहाँ के खेल गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के संकुल समन्वयक और यहाँ के शिक्षक, यहाँ के ग्रामवासी, गायता पटेल या समस्त लोग यहाँ से जो प्रयास किए उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे खेल बच्चे जो हैं, खेलने वाले बच्चे, उनका जो मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे अतिथिगण और समस्त लोग आए, समस्त सरपंचों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ के जो आगामी आने वाला खेलों में भाग लेने के लिए बच्चे मतलब प्रैक्टिस तौर पर खेले हैं। आज अभी के जनरेशन में देखा जाए तो हमारे यहाँ बस्तर ओलंपिक और खेलो इंडिया खेलों में भी भाग लेते हैं, तो उसमें कम से कम अभी के बच्चे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं और यहाँ के खेल स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मंदसौर 2017 के किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा उसी मंदसौर जिले के प्याज उत्पादक किसान आज अपनी मेहनत की कद्र ना होने से बेहद दुखी हैं। मंदसौर जिला प्याज उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला माना जाता है। वहीं पूरे देश में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। खुदरा बाजार में प्याज न्यूनतम 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं, लेकिन किसानों को मंडी में इसका वाजिब दाम नहीं मिल रहा। इससे किसान व्यथित और नाराज हैं। किसानों का कहना है कि उनसे प्याज कम दाम में खरीद कर बाजार में दुगने तिगने दाम पर बेची जा रही है। मंडी में भाव इतने कम है कि किसानों को फसल की लागत तक नहीं मिल पा रही। प्याज लेके आए हम सर गांव साबाखड़ा से। तो प्याज ऐसा है कि अभी दोपहर तक तो अच्छा बिक रहा था, सुबह से अच्छा बिक रहा था, पर दोपहर बाद क्या है कि भाव के अंदर कमी आई है। जो हमारा माल लगभग 4-4.5 हज़ार जाने का था वो लगभग 3200, 3100-3200 रुपये ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लगभग किसानों को इसमें नुकसान तो हो रहा है सर। कितना दाम मिल पा रहा है और बाजार में प्याज के करीब 50-60 रुपये किलो तक में जा रहा है, डिफरेंस काफी ज्यादा है, क्या कहना? तो इसमें ये कहना चाहेंगे सर कि इसमें सरकार और व्यापारियों की कुछ नीतियां सही नहीं है, इस वजह से मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उससे सर अब ऐसा होगा कि जब आम आदमी जो ठेलों से खरीदेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि मंडियों में ज़्यादा मिल रहा है किसान को, जबकि ऐसा नहीं है। किसान को कोई ज़्यादा नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं मंडी के अंदर 3000, 3500 के समथिंग ही मिल पा रहा है और ठेला गाड़ियों पे 60 रुपये, कहीं 80 रुपये ले रहे हैं लोग। तो उसमें किसानों को तो इतना नहीं मिल रहा है ना। कहाँ मिल रहा है किसानों को? 3000-4000 के अंदर अंदर ही जा रहा है किसान। दाम कम मिल रहा है इसलिए हमको 50 रुपये 60 रुपये बिके तो अच्छा रहेगा किसान को। अभी कितना मिल रहा है? अभी कितना मिल रहा है? अभी तो बहुत कम मिल रहा है साहब, 15 से 20-30 रुपये तक, लास्ट 30 रुपये में बिक रहा है। सुबह से लगा कि हम मंडी देख रहे हैं, हमारा प्याज यहाँ पड़ा हुआ है 3 दिन से। अरे ये प्याज बाजार में 50-60-80 तक बिक रहा है क्या? बाजार में बिक रहा है साहब, बेच रहे हैं किसान व्यापारी लोग ज्यादा भाव। हाँ, क्या चाहते सरकार? सरकार से चाहते हैं कि हमारा भी दाम, उचित दाम मिले हमको। अभी तो लागत बहुत है प्याज में। 4 महीने से मजदूर लगाते हैं किसान। बहुत खादी बहुत महंगी हो गई, दवाई भी खुद महंगी हो गई। प्याज कम बिक रहे हैं। प्याज कम बिकेगा तो किसान को क्या मिलेगा? खाद दवाई बहुत महंगी हो गई, मजदूरी बहुत महंगी हो गई। 300 रुपये मजदूर ले रहे हैं अभी। क्या दाम मिल पा रहा? अभी तो आधे के आधे ही मिल रहे हैं हमको, लागत गिनो तो कुछ भी नहीं मिलता है। बाजार में ज्यादा मिलता है? बाजार में ये तो 1 के 2 बना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम 10 रुपये उनको मिल जाए मजदूरी के बेचने वाले को, और कम से कम किसानों को ज़्यादा मिलना चाहिए। उनका तो बहुत खर्चा बन रहा है ना। मंडी प्याज अभी आज कम भाव में बिक रहा है। कम से कम 50 रुपये किलो बिकना चाहिए। कितना मिल रहा है अभी यहाँ पे मंदसौर मंडी? यहाँ पे 30 रुपये ज़्यादा नहीं बिका सर आज। किसान कितना चाहता है? कम से कम 50 बिकना चाहिए। कितना प्याज आपने बोया था, क्या उसकी लागत आई थी और अब क्या दिख रहा आपको, कितना मिल पाएगा? सर 1 बीघा बोया था हमने प्याज, लेकिन ऐसे इस भाव से अगर देखें तो कम, मतलब इतना टारगेट नहीं होगा, मतलब खर्चा ऊपर बढ़ता है इस भाव में। क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि कम से 50-60 का मिलना चाहिए।
मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार खाद की कमी की खबरें समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जो पन्ना जिले की पवई कृषि उपज मंडी के खाद गोदाम का बताया जा रहा है, जिसमें पैसे लेकर खाद की कालाबाजारी करने के आरोप खाद अधिकारी पर लगाए गए। आज जब वायरल वीडियो की पुष्टि करने के लिए टीम पहुंची तो खाद अधिकारी रजनीश शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसान को खाद पर्याप्त मिल रही है और यहाँ कोई चीज की जो वेयर हाउस में है खाद माल भी जो भी आता है तो बढ़िया क्रम से लाइन लगा के जो एक एकड़ में 5 बोरी के हिसाब से सबको वितरित किया एक बोरी और यूरिया 5 एकड़ में 5 बोरी मिल रहा है और सबको क्रम से मिलता जा रहा है। जैसे ही अभी खाद खत्म हो जाएगी फिर आएगी तो फिर लाइन लग के मिल जाएगी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, पवई में तो अभी आई नहीं है। खाद वितरण से किसान प्रसन्न है? प्रसन्न है। यहाँ के किसान सब प्रसन्न है, पवई के कोई दिक्कत नहीं। खाद अधिकारी पर ये आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। महिला यहाँ पूरे किसान खड़े रहते, हड़ताल कर देते। नहीं उस दिन हम यहीं पे खड़े थे, खींच के कहीं डाल दे तो क्या दिक्कत? महिलाओं को खिड़की से दे रहे थे खाद, तो किसी ने फोटो खींच के डाल दी है और कुछ नहीं है। यहाँ पूरा किसान है, 50 और 100 किसान है, वो टूटना पड़ता। टाइम तो लगेगा। वो तो बढ़िया क्रम से पर्ची के आधार से सब मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अंतेश कुमार नगाज, नन्ही पवई। जी सर, ये ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने चस्पा किया है कि महिलाएं भीड़ में नहीं लग सकती हैं, तो महिलाओं को तो शासन द्वारा भी प्रथम प्राथमिकता दी गई है। पुरुषों के बीच में महिलाएं लाइन में नहीं लग पाती, या तो किसी किसान का चिल्लर पैसा रह गया, किसी के 10 रुपये 5 रुपया, अब भीड़ में वहाँ तो घुस नहीं सकता क्योंकि वहाँ से किसानों को अपन खाद वितरण करते हैं। मेन गेट में जगह भी कंजेस्टेड है, आप देख रहे हैं। तो अपन उन किसानों को बोलते थे भैया आप लोगों का जिनका पैसा शेष रह गया है तो खिड़की से आप आवाज़ मार दीजिए, फलाना नाम बता दीजिए, आप पैसे रिटर्न कर दीजिए। या तो महिलाएं आ गई तो महिलाओं को हम बोल देते हैं भैया आप लाइन में मत लगो, खिड़की से आप आवाज़ मार दो कि पूरी चाहिए, कितनी चाहिए, पट्टा दे दो, आधार कार्ड दे दो, आपको खाद उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस अब ये वीडियो वायरल किस हिसाब से हुआ वो तो अपन नहीं समझ सकते। अब इतनी जनता में हम लोग सबको संतुष्ट नहीं कर पाते। फर्टिलाइजर 30 साल वैसे भी बहुत कमी है, तो पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में क्या किस वजह से ये होती है? यूक्रेन और रशिया से ज़्यादातर फर्टिलाइजर आती है, तो यूक्रेन युद्ध की वजह से इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं हो पा रही। अभी क्या कितना खाद की पर्याप्तता उपलब्ध है, क्या है क्या नहीं? आज की डेट में हमारे पास 3 गाड़ियाँ उपलब्ध हुई हैं, आज रेट लगा है, अगला भी एक कल फिर रेट लगने वाला है, परसों लगातार 2-3 रहे थे। तो आज की डेट में कोई दिक्कत ऐसी नहीं, खाद पर्याप्त आ रही है। क्या नियम है, किस प्रकार अपन किसानों को खाद दे रहे हैं? किसानों को हम 1 एकड़ में 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया प्रदाय करते हैं और रकबा के हिसाब से अगर 5 एकड़ का पट्टा है तो 5 बोरी यूरिया, 5 बोरी DAP, इस हिसाब से हम लोग खाद प्रदाय करते हैं। शासन का निर्देश भी है। कितनी राशि, कैसा क्या? अब DAP का 1350 रुपया राशि है, NPK 1250 रुपया राशि है, और जो ये अभी नई TSP खाद आई है इसकी 1300 रुपया राशि है, 12, 32, 16, 1470 रुपया राशि है। इस तरह से राशियाँ सब कंपनियों की भिन्न भिन्न राशि। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के समरिया थाना क्षेत्र के विरसन भटवा गांव में 65 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की हत्या की गई है और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते परिजनों ने 2 दिन तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया। जब पुलिस टीम परिजनों को समझाने पहुंची तो ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई और कई घंटों तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बहुत समझाइश के बाद और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के संबंध में पवई थाने के अनुविभागीय अधिकारी सौरभ रत्नाकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना सिमरिया में एक सूचना मिलती है कि एक महिला हक्की बाई वाइफ ऑफ किशोरा अहरवार एज 65 साल ये अस्पताल में आई हुई हैं और अस्पताल वालों ने बताया कि वो मृत हो चुकी हैं और मृत्यु का कारण करंट लगना है। इस पर से थाना में तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया गया, परंतु परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी मृत्यु किसी अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगा है कि उनके द्वारा कारित की गई है। इस संबंध में परिजनों से चर्चा की गई और चूँकि ये परिजनों द्वारा संदेह उत्पन्न किया गया है तो इसे जाँच में लिया गया है।
परिजन कुछ कार्रवाई को लेकर असंतुष्ट थे, जिन्हें आश्वस्त किया गया है और अभी वो जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं और पूरी तरह पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट। मामला मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां बीती 8 नवंबर को थाना आष्टा अंतर्गत ग्राम गुराड़िया रूपचंद में बुजुर्ग महिला के पैर काटकर हत्या कर दी गई और पैर में पहने चांदी के कड़े लूटकर ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई, जिसमें मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही लूटे गए चांदी के कड़े भी बरामद कर लिए गए। आष्टा थाना क्षेत्र के गांव गुराड़िया रूपचंद में 8 तारीख को एक गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला का शव हमें बरामद हुआ था और प्रथम दृष्टया घटनास्थल के अवलोकन से इसमें हत्या और लूट दोनों एंगल निकल के आए थे, जिसकी हमने एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की थी। इसमें हमारे एडिशनल एसपी से लेकर के और एसडीओपी और पूरी हमारी जो लोकल टीम है, इसके अलावा हमारी सभी तकनीकी शाखाएं, साइबर शाखा, फिंगरप्रिंट शाखा, अन्य तकनीकी शाखाओं ने लगातार इस पर काम किया और 2 सप्ताह तक लगातार इसको डेवलप करने के बाद, चूंकि पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, इसमें हमारी टीम को सफलता लगी है और जो इसमें आरोपी थे, कुल 4 आरोपी इसमें निकल के आए हैं। इन सभी को हमने हिरासत में लिया है, गिरफ्त में लिया है। जो घटना में लूट का सामान था, चांदी का कड़ा, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना किस तरह से घटित हुई, उसमें क्या घटनाक्रम रहा, फिर इन्होंने किस तरीके से सामान मशरूके को ठिकाने लगाने की कोशिश की, वो सारी घटनाक्रम हमारे सामने स्पष्ट हुए। और जैसा कि इसमें तत्समय ही मेरे द्वारा 10,000 का इनाम उद्घोषित किया गया था, अभी इसकी गंभीरता को देखते हुए आईजी महोदय द्वारा 30,000 का इनाम उद्घोषित किया गया है। वो हमारी टीम को हम पुरस्कृत करेंगे इसमें। और घटना के जो 4 आरोपी थे, जो घटना में लूटा हुआ सामान था, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो घटना में प्रयुक्त वाहन थे, कुल्हाड़ी जो हथियार था, वो सभी पुलिस ने बरामद किए हैं, जब्ती में लिए हैं। और चूंकि एक अत्यंत गंभीर घटनाक्रम था, इसको हम चिन्हित सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में लेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक सजा दोषियों को दिलवा सकें। सभी आरोपी इसमें गिरफ्त किए गए हैं और एक अच्छी सफलता पुलिस टीम को हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ऑडिट के नाम पर सचिव लोगों से 20-20 हजार रुपए की वसूली कर रहे थे। वहीं वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामला जिला पंचायत के जनपद पंचायत के प्रशिक्षण केंद्र बेमेतरा का है। एक वीडियो जो है बीच में वायरल हुआ है, 1 हफ्ता पहले की है और एक अखबार में भी आया था, पत्रिका में छपा था। तो उसमें जो कर्मचारी दिख रहे हैं वहाँ पे, तो उस वीडियो की जांच के लिए कलेक्टर साहब के पास हम लोग फाइल पुटअप किए। जैसे कि वो उसके ऊपर आरोप सिद्ध होता है, फिर क्या करेंगे उन तीनों चारों को? ये कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे उसमें और शासन को कार्रवाई के लिखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।